प्रदेश कार्यालय सीएम रावत भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास। वर्चुअल माध्यम से प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम बीजेपी के कार्यालय का हो रहा है। तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन समारोह हो रहा है। देहरादून के रिंग रोड पर बीजेपी का प्रदेश कार्यालय बन रहा है। आधुनिक तकनीकी से पूरी तरह से बीजेपी प्रदेश कार्यालय लैस होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद हैं। तमाम और बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास करेंगे वर्चुअल माध्यम से और जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे हुआ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद रहे। वर्चुअल माध्यम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दरअसल एक नया बीजेपी का प्रदेश कार्यालय बन रहा है और जो कि आधुनिक तकनीक से पूरी तरह से लैस है और देहरादून रिंग रोड पर ये बीजेपी कार्यालय स्थित होगा। तो इसका शिलान्यास किया गया है। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल यहाँ पर मौजूद और उनकी मौजूदगी में शिलान्यास किया गया और वर्चुअल माध्यम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका शिलान्यास किया है। तो आधुनिक तकनीक से लैस ये बीजेपी कार्यालय होगा और काफी भव्य भी होने वाला है। आपको बता दूं कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और एक नया कार्यालय भी इसी तर्ज पर खोला जा रहा है ताकि जनता से ज़्यादा कनेक्ट हुआ जा सके। मसूरी शिफिन कोर्ट से बेघर हुए लोग रात भर पालिका के मुख्य गेट पर डटे रहे। देर रात भी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बेघर हुए लोगों का हालचाल नहीं लिया। लोगों ने पालिका परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। तो मसूरी में शिफिन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने शुरू कर दिया है। रात भर पालिका के गेट पर लोग डटे रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी ने भी किसी बड़े अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। दरअसल शिफिन कोर्ट में अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार चल रहा है, जिसमें कई परिवार ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं, जो पालिका के बाहर लगातार गेट पर डटे रहे, प्रदर्शन करते रहे। शिफिन कोर्ट से बेघर जो लोग हुए हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा इनकी सुध लेने के लिए। इनका ये कहना है कि जब तक इन्हें घर नहीं मिलेगा तब तक इनका प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। मैं 1 करोड़ के जो गलत काम हो रखे हैं उनमें हम साइन करें क्या? हम इसलिए आ रखे हैं बोर्ड में। जनता अब कल पूछेगी ना। ये माना जाए कि भ्रष्टाचार घोटाला चल रहा है। 110% हो रहा है यहाँ नगर पालिका में। 110% अध्यक्ष जी के सह पे भ्रष्टाचार हो रहा है। कि हमने 35 लोगों को व्यवस्थित किया, तो आपने बोर्ड बैठक बुलाई, आपने सभासदों को पूछा। आज ये 40 या 45 लोग यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने, तो इनको भी व्यवस्थित कीजिए आप। हम ये कहते हैं कि जब आपने उनको नियमानुसार नहीं व्यवस्थित किया तो इनको भी इनको भी कीजिए ना आप। लेकिन कहीं ना कहीं मंशा साफ नहीं है। सभासदों पे एक वो डाला जा रहा है कि नहीं सभासदों ने वो करे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है एजेंडा की बात नहीं कर सकते। सारी की सारी जो गलती है, आज मैं कहता हूं सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनकी गलती है, आपको आना चाहिए था। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील सोनकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लगातार हम देख रहे हैं कि शिफिन कोर्ट को लेकर जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो बेघर हो गए हैं, उनकी शिफ्टिंग को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अगर शिफ्टिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर
विस्थापन को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। 16 अक्टूबर को यहाँ पर नगर पालिका परिषद में बोर्ड बैठक आयोजित की जानी थी, परंतु वो भी पालिका अध्यक्ष द्वारा उसको स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद ये सभी लोग काफी आक्रोशित हुए, देर रात से यहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में देर रात को पुलिस ने इन सभी जो धरना दे रहे थे उनको नगर पालिका परिसर से बाहर किया और वो गेट पे अब अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं सभासदों ने भी अब कहीं ना कहीं साथ दिया है। जिस तरीके से सभासद दर्शन रावत और प्रताप पवार ने यहाँ पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। उनका ये कहना था कि विस्थापन के नाम पर जो एजेंडा आना था उसके अलावा कई ऐसे एजेंडे आ रहे थे जिसमें करोड़ों रुपए का ढालमाइल है। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एजेंडे पे अपनी उसको स्थगित करने की बात नहीं कही गई थी, परंतु जो अन्य उसमें प्रस्ताव थे उससे वो काफी खफा थे और उन्होंने कई भ्रष्टाचार के आरोप भी यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पे लगाए हैं। जी बिल्कुल सुनील, क्या मांगे हैं लोगों की जो यहाँ पर घर से बेघर हुए हैं? जी देखिए, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीने से ये लोग सड़कों पर हैं, हवा घरों पे रह रहे हैं और इनका ये कहना है कि ना तो सरकार और ना ही जो नगर पालिका प्रशासन है इनको विस्थापन करने के लिए कोई रणनीति बना रहा है। ऐसे में 16 तारीख को प्रस्ताव आना था कि उनको जमीन आवंटित की जाएगी। जिस तरीके से विधायक गणेश जोशी ने कहा था कि अगर जमीन उपलब्ध होती है तो इनके लिए आवास बनाने की कार्रवाई की जाएगी, परंतु नगर पालिका परिषद द्वारा जमीन उपलब्ध ही नहीं कराई जा रही है, जिस वजह से लोग काफी सुनील, क्या कोई अधिकारी इनसे बात करने के लिए पहुंचा है? क्या कहना है इनका? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है लग रहा है कि ज्यादा दिन तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। जी देखिए, क्योंकि अभी अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने नगर पालिका के मुख्य गेट पे शुरू कर दिया है और ऐसे में कोई भी अधिकारी अभी तक इनसे मिलने नहीं आया है। और सोचने वाली बात है कि कल से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है नगर पालिका परिसर में, परंतु पालिका अध्यक्ष द्वारा ये गनीमत नहीं उठाई कि इन लोगों से मिला जाए, इनको आश्वासन दिया जाए। बेशक कल रात को 2 सभासद जरूर पहुंचे और उनके से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कई गंभीर आरोप यहाँ पर पालिका अध्यक्ष पे लगाए। उनका ये कहना था कि वो पालिका अध्यक्ष चाहते नहीं है कि ये लोग विस्थापित हो, क्योंकि जो उनके नियर एंड डियर थे 30 से 34 परिवार उनको विस्थापित कर चुके हैं, परंतु जो और बचे हैं उनके लिए लगता नहीं है कि कोई कार्य योजना है और लगातार वो राजनीति कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो शिफिन कोड को लेकर भी कई बार हाई कोर्ट की तरफ से अधिकारियों को फटकार लगाई गई है, उसके बाद ही खासा रिस्पांस जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सुनील जी देखिए, क्योंकि अगर शिफन कोर्ट की बात करी जाए तो शिफन कोर्ट में हाई कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ था कि इनको तत्काल खाली कराया जाए और उसको लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की गई, परंतु जो विस्थापन की कार्रवाई है उसको लेकर कोई ऐसा निर्देश या आदेश उनको प्राप्त नहीं हुआ है। उनका ये कहना है क्योंकि इन लोगों को अवैध रूप से दिखाया गया है, ऐसे में इनका विस्थापन किस पॉलिसी के तहत होगा ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने ही कार्य योजना बनानी है, जिसके लिए लगता नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरीके का मतभेद पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच में दिख रहा है तो ऐसे में संभव नहीं है कि इनका विस्थापन हो सके और इनको जमीन उपलब्ध कराई जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शिफन कोर्ट के जो लोग बेघर हुए हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शिफिन कोर्ट के लोग ये दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, जो घर से बेघर हुए हैं। रात भर ये पालिका के बाहर प्रदर्शन करते रहे और आगे भी इनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और आगे बढ़ते बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर, लोगों को रोजगार नहीं मिलने पर परिक्रमा यात्रा करेंगे। क्षेत्र के कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, काम करने का समय बढ़ाया गया है और वेतन घटाया गया है। परिक्रमा यात्रा के जरिए शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पूर्व सीएम हरीश रावत आज एक परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, हरिद्वार पहुंचे हैं। इस परिक्रमा यात्रा के जरिए शोषण के खिलाफ आवाज वो उठाएंगे। दरअसल उनका कहना है कि युवाओं को एक तो रोजगार नहीं मिल रहा है, जो युवा नौकरी पर हैं उनसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है और वेतन उनका घटा दिया गया है। ऐसे में स्थिति जो है वो बदतर युवाओं की होती जा रही है। इसी को लेकर परिक्रमा यात्रा के जरिए शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। तमाम और कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, तो कई युवा इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत और यहां पर परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की है उन्होंने। और ये यात्रा कई जिलों में जाएगी, क्योंकि
कांग्रेस की तरफ से लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा हो, या फिर बढ़ती महंगाई को लेकर हो, या फिर कोरोना के आंकड़े हो। तो ऐसे में अब पूर्व सीएम हरीश रावत एक यात्रा कि उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। ये यात्रा जो है हर जिले में जाएगी और युवाओं को जागरूक करेगी ताकि वो अपने खिलाफ हो रहे शोषण के आवाज उठाएं। तो यहाँ पर हरीश रावत का कहना है कि सरकार जो है लगातार जो नौकरी पेशा लोग हैं उनसे नौकरी तो करवा रही है, काम तो ले रही है, लेकिन ज़्यादा समय बढ़ा दिया गया है और वेतन घटा दिया गया है, जिससे जो युवा है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो काफ़ी परेशान है। कई युवा ऐसा है जिन्हें मिल भी नहीं रही है नौकरी। और ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, आज पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है उनका आज वहां पर? जी काजोल, आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार के सिडकुल में उनका एक कार्यक्रम है, पैदल यात्रा वो निकाल रहे हैं। लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार जो कंपनी में दिया जा रहा है उसमें उनका साफ तौर पर आरोप है कि इस तरह से युवाओं को शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। 12 घंटे की ड्यूटी का जो करवा रहे हैं और 8 घंटे का वेतन उनको दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ उन्होंने आज एक पद यात्रा निकाली है और प्रदेश सरकार के खिलाफ उन्होंने एक मैसेज दिया है, आरोप लगाया है कि वो युवाओं का शोषण कर रही है, जिसके कारण यहाँ का जो युवा है वो लगातार पलायन होना शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल नरेश, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठा रही है। आज ये परिक्रमा यात्रा कौन-कौन से जिले में जाएगी और किस तरह से युवाओं को जागरूक करेगी? करों से बता दें आपको, ये परिक्रमा यात्रा है हरिद्वार के होटल गार्डन से है और जो सिडकुल है उसके 2-3 चक्रों से होती हुई परिक्रमा लेकर ये वही वापस होटल गार्डन के वहीं पहुंचेगी। और लगातार हरीश रावत जो है मौके पर कई जो उद्यमी है फैक्ट्री के, उनसे भी लगातार मिल रहे हैं। कंपनी में जो काम करने वाले जो युवा हैं वो भी उनको लगातार यहाँ पर ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर युवा जो है, खासकर आज हरीश रावत को यहाँ कई कंपनी के युवा जो मिलने यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो रैली है फिलहाल अभी जारी है। जी काजोल। बिल्कुल नरेश, और भीड़ भी हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग है तो यहाँ किसी तरह का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस दौरान युवाओं को किस तरह से जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं हरीश रावत ने? हरीश रावत का साथों को युवाओं को यही संदेश देने का कार्य था कि हम कांग्रेस युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी अग्रसर थी और आज भी अग्रसर है, और जिस तरह से युवा का शोषण हो रहा है उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि प्रशासन द्वारा निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई अवश्य की जाएगी। जिस तरह से जो युवा हैं, जो लोग हैं, हरीश रावत से मिलने पहुंचे थे और कोरोना महामारी के चलते जो सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए था वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। जी काजोल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए नरेश। तो पूर्व सीएम हरीश रावत आज हरिद्वार पहुंचे हैं, वहां पर उनका दौरा है। हरी झंडी दिखाकर एक परिक्रमा यात्रा को उन्होंने रवाना किया है। दरअसल सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उसके खिलाफ भी लगातार वो आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गोपेश्वर में सर्वजन स्वराज पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश बनवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी प्रत्येक जन जन तक स्वराज पहुंचे, उसके लिए प्रतिबद्ध है। राज्य को बने हुए 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जो प्रगति उन्नति होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो पाई है। लोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अब भी लगातार एकटकी लगाए हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय दलों पर गलत नीतियों को थोपे जाने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। आज पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है। तो चमोली पहुंचे सार्वजनिक स्वराज पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर ये कहा गया जो महासचिव हैं इस पार्टी के कि 20 साल हो गए हैं, लेकिन 20 साल में प्रदेश की किसी तरह की कोई उन्नति नहीं हुई है। चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हों, चाहे वो सड़कें हों, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर कोई इसके लिए परेशान है। प्रदेश के जो नौजवान है वो सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि उनके पास किसी तरह की कोई नौकरी नहीं है। जी आपको बताना चाहता हूँ, सर्वजन स्वराज पार्टी आज जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में एक प्रेस वार्ता हमने रखी हुई थी। प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य जनपद में पार्टी की रीति नीति आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जनपद वासियों को बताना और प्रदेश के अंदर पार्टी का जो हम संगठन विस्तार करने जा रहे हैं उसी परिप्रेक्ष्य में चमोली जिले का भी संगठन हम लोग बनाने जा रहे हैं। उस विषय को लेकर भी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने अपनी बात रखने का यहाँ पे जो प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रयास किया है। तमाम जनपद वासियों को बताना चाहते हैं कि सर्वजन स्वराज पार्टी इस उत्तराखंड के प्रति, माटी के प्रति संकल्पित है, नौजवानों के प्रति संकल्पित है
नौजवानों को रोजगार मिले इस प्रदेश के अंदर नौजवानों की उन्नति हो, तरक्की हो। ये प्रदेश जो है सर्वजन स्वराज पार्टी संकल्पित होकर इस प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए अग्रसर हुई है। इच्छा शक्ति देखिए, यहाँ की जो लीडरशिप है सुधारों की। लालकुआं विधायक नवीन दुमका ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने धान क्रय केंद्रों पर कई खामियां पाई, जिसके बाद विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर धान खरीद में हो रही लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विधायक ने कहा है कि कई धान क्रय केंद्रों पर शिकायत मिल रही है कि वहां किसानों द्वारा लाए जा रहे धान को अनलोडिंग में देरी हो रही है, जिसके चलते किसान परेशान है। ऐसे में विधायक ने कहा है कि किसी भी तरह की किसानों को कोई समस्या नहीं हो, इसको लेकर अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किसानों और बिचौलियों के बीच धान क्रय केंद्रों के अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो लालकुआं में विधायक नवीन दुमका ने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह की धान क्रय केंद्रों पर खामियां मिलती है तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है क्योंकि कई धान क्रय केंद्र ऐसे थे जहां पर किसानों का जो धान था वो समय पर नहीं लिया जा रहा था, जिससे किसान काफी परेशान हो रहे थे। तो अधिकारियों को भी खामियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। इस सोयाबीन फैक्ट्री के धान क्रय केंद्र पर हूँ। यहाँ पर अभी 750 कुंटल करीब धान की खरीद हुई है। जो क्रय केंद्र का इंचार्ज है उसके द्वारा ये शिकायत की गई है कि मिल वाले धान का उठान नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं है, लेकिन वो अनलोड नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आरएफसी और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करता हूँ। केंद्र सरकार 1868 रुपये धान का खरीद मूल्य दे रही है। अगर कहीं ये लगेगा कि कोई अधिकारी ऐसा प्रयास कर रहा है कि धान की खरीद यहाँ कम हो और बढ़िया ज़्यादा खरीदे, तो निश्चित रूप से सरकार की नीति में बाधक माना जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। ये नंबर जो इसने दिया, जो अभी का नंबर है। आपने किस तरह से विधायक का सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर किसी तरह की कोई धांधली होती है, कोई अधिकारी कुछ नहीं करता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारी अगर इसमें शामिल होते हैं तो उनको भी कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। कई खामियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ ये कहा है कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल विधायक जो हैं वो कई धान क्रय केंद्रों पर पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही साथ जो कमियां पाई गई थी उसको लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है कि जो कर्मचारी हैं उनसे भी सीधे तौर पर ये कह दिया है कि किसी तरह की घटतौली नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसानों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ खामियां मिली थी। किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि वो लगातार अपना जो धान है वो क्रय केंद्रों पर बेचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि जल्द से जल्द इन खामियों को दूर किया जाए और किसी तरह का कोई भी जो खाद्यान्न है वो खराब नहीं होना चाहिए, रखने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धान क्रय केंद्रों पर विधायक पहुंचे और विधायक ने यहां पर सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लापरवाही किसी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि कई जगहों पर कुछ खामियां मिली थी, कई जगह पर किसानों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका जो धान है वो समय पर नहीं खरीदा जा रहा है, कई जगह पर घटतौली भी हो रही थी। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अधिकारी इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग करें। गदरपुर में मुख्य मार्ग पर स्थित एक प्रतिष्ठान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे, जहां पर गदरपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसमें शिल्पी अरोड़ा, प्रीत ग्रोवर, प्रेमानंद महाजन समेत कई लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि रुद्रपुर में कांग्रेस एक किसान रैली करने जा रही है, जिसमें क्षेत्र के किसानों के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे और किसान विरोधी बिल पास किए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का किसान विरोधी बिल देश को बर्बाद कर रहा है और इसमें किसानों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। तो लगातार किसान बिल को लेकर प्रदर्शन हम देश भर में देखते हुए आए हैं और अब भी लगातार प्रदर्शन जारी है कांग्रेस की तरफ से।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बातचीत की। साथ ही साथ रुद्रपुर में कांग्रेस से किसान रैली निकालेगी। ऐसा उन्होंने कहा है कि रैली में बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। सभी किसान बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान विरोधी बिल देश को बर्बाद कर रहा है, ऐसा वो कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर वो हमलावर भी होते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो भी बिल है वो किसी तरह से किसानों के हित में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को बर्बाद कर रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी शाहिद खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, प्रीतम सिंह आज एक उद्घाटन के तौर पर पहुंचे हुए थे और यहां पर कई बीजेपी नेताओं से उन्होंने कांग्रेस नेताओं से उन्होंने बातचीत की और बीजेपी के खिलाफ जो लगातार हल्ला बोल कांग्रेस का है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी काजल, बताना चाहूंगा प्रीतम सिंह आज रुद्रपुर आए और साथ ही साथ जो यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता है तिलकराज बेहड़ और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग जो किसानों की नीति दिलाया है उसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। और साथ ही साथ उन लोगों का ये कहना है कि जो केंद्र सरकार ने बिल लागू किया है ये गलत है, इसमें किसानों का कोई भी हित नहीं है, इसमें किसानों का नुकसान है। और साथ ही साथ उन लोगों का ये भी कहना है जिस तरीके की लागत आती है किसानों की वो भी पैसे उनको रिटर्न नहीं हो पा रहे हैं और ये बिल जो लाया गया है ये वापस होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं शायद कि बीजेपी ये कह रही है कि किसान संगठन जो हैं वो उनके साथ हैं, वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि किसान इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदर्शन भी हो रहा है और कई समर्थन में रैलियां भी निकल रही हैं। ये काजल बताना चाहूँ, जिस तरीके से देखा जाता है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि ये बिल आया है किसानों के हित के नहीं है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। और जो किसान है उन लोगों का ये कहना है कि पहले जो हमारा जो बिल आने से पहले जो था धान गेहूं जो भी होता था वो अच्छे रेट में बिक जाता था, लेकिन अब जो है ना कोई हमारा मंडी वाले ले रहे हैं और जो ले भी रहे हैं तो वो कम रेट में ले रहे हैं। इस कारण जो हमारी लागत है वो लागतें पूरी नहीं आ पा रही है और ये बिल है इसमें किसानों का कोई भी फायदा नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो किसान विरोधी बिल देश को बर्बाद कर रहा है, ऐसा प्रीतम सिंह कहते हुए नजर आए हैं। दरअसल बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो बिल है इसका किसान समर्थन कर रहे हैं। कई तस्वीरें भी हमने देखी थी क्योंकि रैली जो है वो निकाली गई थी किसानों की तरफ से, ट्रैक्टर रैली। और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को और ज्यादा हवा देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है वो किसान विरोधी बिल है, किसानों से इसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है और कई किसान संगठन जो हैं वो उनके साथ हैं और अब एक बड़ी रैली निकाली जाएगी जो कि इस बिल के विरोध में होगी। तो कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और अब भी जो ये प्रदर्शन है इस बिल को लेकर वो कांग्रेस की तरफ से लगातार उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रहा है। कई किसान संगठन ऐसे हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल पर लगातार राजनीति तेज है। कांग्रेस इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाने में लगी हुई है और इतने दिन हो गए हैं इस बिल को आए हुए, लेकिन इस बिल के खिलाफ लगातार कांग्रेस की आवाज और ज्यादा बुलंद होती हुई नजर आ रही है। इस बिल का विरोध लगातार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और अब आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है। बलिया कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। धीरेन्द्र प्रताप ने वीडियो जारी कर अपने आप को बेकसूर बताया है, साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उसका ये कहना है कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत है और वो बिल्कुल निर्दोष है। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष बैरिया बलिया, ग्राम सभा दुर्जनपुर हनुमानगंज। कल 15 तारीख को जब हमारे यहाँ कोटे की दुकान का आवंटन होना था, उसमें उप जिलाधिकारी महोदय सुरेंद्र पाल जी और हमारे क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह, बीडीओ गजेंद्र सिंह यादव और एसआई सदानंद यादव सारे लोग आए थे। इससे पहले मैंने कई बार एसडीएम महोदय को और अपने वीडियो को बार बार जा कर के मैंने पत्रक भी दिया है कि सर हमारे यहाँ माहौल गंदा है, जिससे कोटे की दुकान की बात है तो आप बताइए किस बेस पे करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि समूह को आगे किया जाएगा, इसके बाद जो भी जनता आएगी उसको पीछे रख दिया जाएगा, जिसका जनसमूह ज़्यादा होगा उसको कोटे की दुकान होगी। जबकि कोटे की दुकान एक इधर से धोबी का था, रेणु देवी का, जो कि माँ शायर जगदम्बा के नाम से रजिस्टर्ड था, और उधर से नारी शक्ति के नाम से था जो कोई सीमा देवी है।
ग्राम प्रधान की मिली भगत से पहले ही बीडीओ, एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने पैसे लेकर के सेटिंग कर रखा था। मुझे ये आशंका थी, फिर मैं बार बार जाकर बोल रहा था कि गाइडलाइन बताइए सर, गाइडलाइन बताइए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी मौके पे आए, जब मौके पे आए मुझे सूचना मिली, मैं गया। मेरे तरफ से कम 1500 लोग थे, जिसमें 1000 से ऊपर महिलाएं थी, 500 लोग पुरुष थे। उनके तरफ से 300 लोग थे और पंचायत भवन के बगल में खेत जुतवा करके और ग्राम प्रधान, बीडीओ और ये सब अधिकारी सारे वहाँ पे वो लगा दिए थे कैंप, जबकि वहीं पे पाल लोगों का, गोंड लोगों का, पासवान लोगों का। तो सुना आपने, बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर उसने अपने आप को बेकसूर बताया है। साथ ही साथ ये कहा है कि पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर मिली भगत है और इसकी वजह से उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह और पुलिस ने इस पर इनाम भी घोषित किया है। इसके अलावा 6 और आरोपी हैं जिस पर इनाम घोषित हुआ है। इसके साथ ही अभी तक गिरफ्तारी मुख्य आरोपी